हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम लोग 7 जनवरी के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे एडिशनल फैक्ट भी हैं जो कि आपको जानने चाहिए, क्योंकि ये फैक्ट परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। और लेक्चर की पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को, तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल @स्टडी विज्ञान प्रकाश को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से वहाँ पर जो पीडीएफ है वो अपलोड नहीं हुई है। सारी पीडीएफ एक साथ आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो लेक्चर को। पहला क्वेश्चन होगा, हाल ही में यासा नामक चक्रवात ने किस देश में बहुत बड़ी तबाही मचाई थी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि फिजी देश के आपदा प्रबंधन कार्यालय के निदेशक वसीती सोको ने बताया था कि चक्रवात के दौरान वहां पर जो हवाएं चल रही थी उसकी रफ्तार 345 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि बहुत ही तेज चक्रवात था। और ये जो चक्रवात था ये एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। ये भी आप याद रखना, कई बार परीक्षा में भी पूछा जाता है कि यासा नामक चक्रवात ने जो कि फिजी में काफी भीषण तबाही मचाई थी, तो वो किस प्रकार का चक्रवात था? तो इसका सही जवाब होगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और दोस्तों, चक्रवात प्रभावित लोगों के लिए भारत से राहत सामग्री की पहली खेप 2 जनवरी 2021 को फिजी पहुंच गई है। जो दूसरी खेप होगी वो 6 जनवरी तक पहुंच जाएगी। दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश फिजी में 17 और 18 दिसंबर को श्रेणी 5 का यासा नामक चक्रवात आया था, जिसने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था और अहम बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर दिया था। भारत सरकार द्वारा भेजी गई राहत सामग्री, जिसमें आश्रय और स्वच्छता किट भी शामिल है, चक्रवात प्रभावित समुदायों को तत्काल सहायता प्रदान करेगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सा देश 2023 तक लकड़ी के उपग्रह को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन डी, यानी कि जापान। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें कि अंतरिक्ष मलबे की समस्या को हल करने के लिए 2023 तक जापान लकड़ी के उपग्रह लॉन्च करने की योजना पर काम कर रहा है। इसे जापान की 400 साल पुरानी कंपनी सुमितोमो फॉरेस्ट्री और क्योटो यूनिवर्सिटी द्वारा डिजाइन किया जा रहा है। एक्चुअली में होता ये है कि इस समय अंतरिक्ष में जितने भी बेकार उपग्रह होते हैं, तो उनकी वजह से अंतरिक्ष में बहुत बड़ा मलबा जो है वो एकत्र होता जा रहा है। तो इसलिए लकड़ी का उपग्रह बनाया जाएगा, यानी कि वहां से क्या होगा कि जब ये धरती पर वापस लौटेंगे तो धरती का जो वायुमंडल है उसमें जो वायु है उससे उनका घर्षण होगा और सारी चीजें क्या होंगी, सारा जो उपग्रह होगा वो नष्ट हो जाएगा, तो कोई भी अंतरिक्ष में मलबा नहीं बनेगा। तो ये प्रयास किया जा रहा है किसी द्वारा? जापान के द्वारा। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी की स्थापना की है तमिल भाषा के पोषण के लिए, जैसा कि आप जानते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दिल्ली सरकार ने तमिल अकादमी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? और सही जवाब है, जी हाँ, ऑप्शन ए, यानी कि एन राजा को तमिल अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, दिल्ली सरकार द्वारा नवनिर्मित तमिल अकादमी ये तमिल भाषा की कक्षाओं का आयोजन करेगी, नए पुरस्कार प्रदान करेगी और तमिल में साहित्यिक कार्यों को बढ़ावा देने और सम्मानित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करेगी। अगला क्वेश्चन है, 5 जनवरी को पीएम मोदी ने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है। इसके बारे में कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन को किस कंपनी ने बनाया है? तो इसका सही जवाब है क्या? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि गेल के द्वारा इसे बनाया गया है। याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये डायरेक्ट ही पूछा जाएगा, तो इसको आप बिल्कुल याद रखना। सही जवाब इसका होगा कि कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन को किसने बनाया है? गेल ने बनाया है। और ये एक 450 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन है, ये भी याद रखना। और जानकारी के अनुसार इस पाइपलाइन की प्रतिदिन की परिवहन क्षमता 12 मिलियन टन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, यानी कि कोच्चि से मंगलुरु तक प्राकृतिक गैस लिक्विफाइड नेचुरल गैस रिगैसिफिकेशन टर्मिनल के जरिए ले जाई जाएगी। और यह पाइपलाइन एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़ और मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से गुजरेगी। इस प्रोजेक्ट पर कुल 3000 रुपए से अधिक करोड़, मतलब 3000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है और इसमें
12 लाख मानव दिवस का रोजगार उत्पन्न हुआ है। ये पाइपलाइन एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड जिले से निकलेगी। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये गैस पाइपलाइन, याद रखना। इसको किसने बनाया है? गेल ने बनाया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सागरमाला सी प्लेन सेवाओं को कौन सा मंत्रालय शुरू करने जा रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन इससे और भी बन सकता है कि वह पहला राज्य कौन सा था जिसने अपने यहाँ सी प्लेन सेवा को शुरू किया था। और इसका सही जवाब था कि भारत का पहला राज्य गुजरात है जहां पर सी प्लेन सेवा को शुरू किया गया था। तो ये जरूर याद रखना, एग्जाम में के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सागरमाला सी प्लेन योजनाओं को कौन सा मंत्रालय शुरू करने जा रहा है? और इसका सही जवाब है जी हाँ, ऑप्शन बी, बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। तो फ्रेंड्स, ये जो सी प्लेन सेवा है इसका क्या लाभ और महत्व है आपको बता दें कि सी प्लेन सेवा एक गेम चेंजर साबित होगा जो पूरे देश में तेज और आरामदायक परिवहन का एक पूरक साधन होगा। और जो दूर के धार्मिक और पर्यटन स्थल हैं उनको भी हवाई संपर्क प्रदान करने में ये सक्षम होगा। इसके अलावा यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हॉलिडे निर्माताओं को यानी कि ट्रेवल एजेंसियों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देगा। यह यात्रा के समय को कम करेगा और विशेष रूप से जो पहाड़ी क्षेत्र हैं या नदियों और झीलों आदि में स्थानबद्ध छोटी दूरी की यात्रा को ये प्रोत्साहित करेगा। यह संचालन के स्थानों पर बुनियादी ढांचे में भी वृद्धि करेगा और रोजगार के अवसर तो प्रदान करेगा ही, यानी कि रोजगार के नए नए अवसर भी इससे मिलेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की एक सी प्लेन सेवा गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट के मध्य पहले से चल रही है, जिसकी शुरुआत अक्टूबर 2020 में की गई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप याद रखना। तो 2 पॉइंट कि सबसे पहले सी प्लेन सेवा कहां पर शुरू हुई थी? गुजरात में। और सागरमाला सी प्लेन सेवा ये जो कौन सा मंत्रालय शुरू कर रहा है? तो ये है बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। तो दोनों पॉइंट काफी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। FSSAI के अनुसार सभी खाद्य रिफाइंड तेलों के लिए ट्रांस फैट लेवल कितना तय किया गया है? दोस्तों, ये पहले 5% था, 5%, और अब इसे घटाकर कर दिया गया है कितना? जी हाँ, ऑप्शन ए, 3% या उससे कम तय किया गया है और 1 जनवरी से लागू भी हो गया है। तो ट्रांस फैट क्या होता है? तो फ्रेंड्स, तरल वनस्पति तेलों के भंडारण अवधि में वृद्धि करने के लिए उसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है और उन्हें ट्रांस फैट में बदल दिया जाता है। लेकिन ट्रांस फैट से हार्ट अटैक और कोरोनरी आर्टरी डिजीज से मौत का खतरा होता है। इसलिए WHO ने 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ट्रांस फैट एसिड को खत्म करने की मांग की है। अब FSSAI ने क्या किया है कि 2022 तक ट्रांस फैट एसिड की अधिकतम मात्रा को 2% करने पर विचार किया गया है। फिलहाल इसे 3% पर लाया गया है 5% से, यानी कि 2021 में ये 5% से आ गया है 3% पर, और 2022 में अगले साल इसे 2% कर दिया जाएगा। ये टारगेट रखा गया है भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI के द्वारा। और ये जो विनियमन है ये 1 जनवरी 2021 से प्रभावी है, ये भी आप याद रखना। हाल ही में किस देश की संसद ने मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट को पारित किया है? तो मलाला यूसुफजई ये 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। तो ये भी आपको पता होगा कि ये कहाँ की हैं? ये पाकिस्तान की हैं। लेकिन ये जो एक्ट है इसे पाकिस्तान ने पारित नहीं किया है, इसे पारित किया किसने? ऑप्शन ए, अमेरिका ने इसे पारित किया है। तो दोस्तों, अमेरिकी संसद ने हाल ही में मलाला यूसुफजई छात्रवृत्ति विधेयक पारित किया है, जिसके तहत एक योग्यता और जरूरत आधारित कार्यक्रम के तहत पाकिस्तानी महिलाओं को उच्च शिक्षा मुहैया कराने के लिए छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ेगी। और इस विधेयक के तहत US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पाकिस्तानी महिलाओं को 2020 से 2022 तक एक पाकिस्तान संबंधी उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति कार्यक्रम के तहत कम से कम 50% छात्रवृत्तियों को मुहैया कराएगा। तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये अमेरिकी संसद ने पारित किया है और इसमें क्या किया जाएगा कि जो पाकिस्तानी महिलाएं हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी और इससे उनमें शिक्षा का जो स्तर है उसे सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष कौन बना है? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पहली बार ऐसा हुआ है
जब यूपी से कोई ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये कौन है? ये है ऑप्शन बी, जी हाँ, संजय कपूर। तो दोस्तों यहाँ पर फैक्ट ये है कि अखिल भारतीय शतरंज संघ, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है, स्थापना हुई थी 1951 में। तो अखिल भारतीय चेस फेडरेशन का ऑनलाइन चुनाव हुआ था अभी हाल ही में। कब हुआ था? 4 जनवरी को। इसमें डॉक्टर संजय कपूर को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। पहली बार यूपी से कोई अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। डॉक्टर संजय कपूर ने कर्नाटक के वेंकट राजा राम को 2 वोटों से पराजित किया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स करंट अफेयर से संबंधित, और इसमें से जितने भी प्रश्न हैं काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसकी पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। और एक साथ जितने भी जनवरी माह के करंट अफेयर्स अब तक डिस्कस हुए हैं, सारे करंट अफेयर्स की पीडीएफ आपको यहाँ पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो जुड़ जाइए, आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो कि आपके लिए काफी यूजफुल हैं। इसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश लिखकर सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे शेष प्रश्नों के साथ कल सुबह। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।